हेलो एवरीवन। आपको पता है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने टर्म 1 की भांति ही टर्म 2 के लिए हर सब्जेक्ट के 5 सेट्स जारी किए हैं। आपको टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षाएं एक ही साथ लिखनी होंगी। आपको पता है टर्म 1 में 35 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस होंगे। अगर टर्म 2 की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस होंगे क्वेश्चंस के। 1 मार्क्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा 5 आउट ऑफ 7। ओके, सेक्शन बी में आप पूछे जाएंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे 5 आउट ऑफ 7 और 5 मार्क्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे 3 आउट ऑफ 5। ओके, तो टोटल आपको 13 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे आउट ऑफ 90 और इसके लिए आपको मिलेंगे 1.5 घंटे का टाइम। ओके, तो उम्मीद है कि आपने अब तक ये सेट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप झार नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा रहेगा कि इस प्रकार से आप इसका एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इसी में आंसर लिख करके आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का 12th साइंस का केमिस्ट्री का सेट 1। ओके, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा और इसलिए समय बचाते हुए हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट? ओके, तो आपको फुल यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि फुल सेंटेंस में जवाब देना है। ओके, तो हम फुल सेंटेंस में जवाब देंगे। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर सेकेंड। ओके, तो इस सेट में ओके यूनिट के रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर इस सेट में फर्स्ट ऑर्डर का पूछा गया है। तो आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। द यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज्ड टू द पावर 1 - n पर सेकेंड, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1, तो द यूनिट ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 1 पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा घात 0 होगा, किसी भी संख्या घात 0 1 होता है, तो बचेगा पर सेकेंड। ओके, ऐसे ही और ऐसे ही आप निकाल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, मान लिया कि आप सेकेंड ऑर्डर को लिए आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर, तो n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 2। तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 लगा देंगे
तो ई हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - 2 इक्वल टू -1 पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ मोल का घात कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन 1 होगा, तो मोल का घात 1 इंटू -1 अब यहाँ लीटर का हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 1। ओके, पर सेकेंड तो सब में रहेगा, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। ओके, इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर के लिए, और थर्ड ऑर्डर n इज इक्वल टू 3, तो यूनिट ऑफ k ये हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 1 - 3 पर सेकेंड, तो ये होगा मोल पर लीटर पावर हो जाएगा -2 पर सेकेंड। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n, तो e हो जाएगा पर मोल स्क्वायर, ओके, -1 इंटू -2 प्लस 2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ठीक ऐसा ही आप निकाल सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, जीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 0 लेना है, तो यूनिट ऑफ k बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 0 पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से ना अन्य सेट्स में दिए गए होंगे अन्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आराम से हल कर सकते हैं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इमल्शन होता है, इमल्शन इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन in which the dispersed phase as well as the dispersion medium is liquid। dispersed phase और dispersion medium दोनों ही liquid होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना an example of emulsion is milk। ओके, इमल्शन दो प्रकार का होता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। मिल्क में डिस्पर्स्ड फेज होता है ऑयल, डिस्पर्शन मीडियम होता है वाटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, राइट वन एग्जांपल ऑफ राइट वन एग्जांपल ऑफ bidentate ligand। Okay, bidentate ligands are the ligands which have two donor atoms and can coordinate with the central metal ion at two different positions। तो इसके बहुत सारे, इसके 4 एग्जाम्पल्स ना, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सेलेटो एंड इथिलीन डाइअमीन, तो उसमें से आप किसी को भी लिख सकते हैं। ओके, तो तीसरा में ओके, a bidentate ligand is, ओके, 4 में से किसी को भी आप लिख सकते हैं, NH2 NH CH2 CH2
NH2। ओके, इसको लिखिए या आप लिख सकते हैं SO4 2 माइनस सल्फेटो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, C2O4 2 माइनस ऑक्सेलेटो। तो इनमें से आप किसी को भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब ये आसान सा सवाल है। इस कंपाउंड का हमको IUPAC नेम लिखना है। ओके, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ओके, तो इसमें 3 कार्बन है, वर्ड रूट होगा प्रॉप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए प्राइमरी सफिक्स ए, ये फंक्शनल ग्रुप NH2 है, अमीन ये सेकेंड कार्बन में है इसलिए यहाँ 2 अमीन। यह तो इसका नाम है प्रोपेन 2 अमीन। ओके, अगला सवाल है राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन DNA। DNA का फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं तो आप उसका ना शुगर का नाम भी जानेंगे। ओके, DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसलिए इसमें जो शुगर होता है उसका नाम है डीऑक्सी राइबो। ओके, कॉमन नेम है ओके डीऑक्सी राइबो, तो यहाँ पर लिख देना। ओके, सवाल है राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन DNA। इसको लिख सकते हैं द शुगर प्रेजेंट इन DNA is deoxyribose। deoxyribose। ओके, अगला सवाल राइट द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66। ओके, नाइलॉन 66 के मोनोमर्स, तो इसमें मोनोमर्स of nylon 66 are hexamethylene diamine and adipic acid। इसको लिख देना the monomers of nylon 66 are number 1 hexamethylene diamine। डाइकामिन। अगर फॉर्मूला लिखना चाहिए तो इसका आप लिख सकते हैं फॉर्मूला NH2 CH2 6 times NH2। ओके, दूसरा है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड इसका IUPAC नाम है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ओके, HOOC CH2 4 times COOH। ओके, और आपको पता है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है और इसको नाइलॉन 66 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से भी 6 कार्बन आता है, यहाँ से 6 कार्बन आता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। Tincture of what is tincture of iodine? Okay, so tincture of iodine ये होता है dilute solution of elemental iodine with sodium iodide or potassium iodide in water and ethanol और इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए डाइल्यूट solution of elemental iodine with sodium iodide और potassium iodide in
वाटर एंड इथेनॉल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। ओके, इट इज used as an antiseptic, used as an antiseptic। ओके, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो इनमें से आपको 5-7 पूछा जाएगा, 5 जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग जाएंगे सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8। A reaction is of second order with respect to reactant. How is the rate of reaction affected if concentration of the reactant is number 1 doubled, number 2 reduced to half? तो सवाल है कि कोई एक रिएक्शन है जो कि सेकेंड ऑर्डर का है। इसमें 2 सवाल पूछा गया है कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे, तो रेट पर इसका क्या असर होगा। अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो इसका रेट पर क्या असर होगा। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो रिएक्शन रेट घटेगा। आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और घटेगा तो कितना घटेगा। ओके, तो इसको कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन आप मान लेना। ओके, लेट द रिएक्शन बी ए गिविंग प्रोडक्ट्स। अब चूंकि बोल रहा है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होगा। तब हम लोग लिखेंगे ओके, फॉर दिस द इनिशियल रेट, the rate of the reaction will be ओके, रेट की जगह में हम R लिखते हैं तो लिख सकते हैं R1 इक्वल टू ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करते हुए रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर 2। अब पहला सवाल बोलता है कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 2A देन द रेट विल बी देन ये रेट बराबर होगा, यहाँ A की जगह में 2A लिखना है, K इंटू 2A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2A का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 4 K A स्क्वायर और K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2, ये है इनिशियल रेट, तो ये होगा 4R1। इसका मतलब है द रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स द इनिशियल रेट। तो इसको लिख देंगे इधर, thus the rate will become 4 times the initial rate। जो इनिशियल रेट होगा उसका 4 गुना हो जाएगा यदि हम A का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर देंगे, रिड्यूस टू हाफ, तब क्या असर होगा रेट पर। तो नंबर 2 बोलता है कि
तो हम लिख सकते हैं when concentration of A is equal to A by 2, then this rate will be equal to K times A by 2 power 2. This is equal to 2 2 is 4. Okay, 1 by 4 into K A power 2, concentration of A power 2, and this is equal to 1 by 4 R1. This means the rate will become 1/4 of the initial rate. Okay, thus the rate will become 1/4 of the इनिशियल रेट. ठीक है, 1/4 होगा मतलब ये घट जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है मतलब रेट भी घटेगा. ओके, चलिए नोट कर लीजिए. ओके, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट करना. हम लोग अगला सवाल जाएंगे. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन. तो हमको फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के बीच 3 डिफरेंस लिखना है. ठीक है, तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना. ओके, इसको मिटाते हैं. टेबुलर फॉर्म में फिजिजॉर्प्शन हो गया, इधर लिखना केमिजॉर्प्शन. ओके, केमिकल एडजॉर्प्शन, इस प्रकार से इसको सारणीबद्ध कर देना. डिफरेंस है, ऐसे बना देना, अच्छा दिखेगा. ठीक है, तो ये मायने रखता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, तो आप स्केल से खींच लीजिएगा ऐसे है. ओके, तो 3 पूछा है आपको, मैं कम से कम 5-6 बताऊंगा, आप उसमें से कोई 3 लिखना. ओके, आपको पता है फिजिजॉर्प्शन इज the adsorption in which the molecules of adsorbate are adsorbed on the surface of adsorbent by weak van der Waals forces. ओके, तो एडजॉर्प्शन में 2 टर्म आपको जानना है, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेट होता है वह पदार्थ जो एडजॉर्ब करता है, जो डिपॉजिट होता है किसी दूसरे पदार्थ के सरफेस पर, और एडजॉर्बेंट होता है वो पदार्थ जिसके सतह पर एडजॉर्बेट डिपॉजिट होता है. ओके, ठीक है, तो केमिजॉर्प्शन वैसा एडजॉर्प्शन होता है जिसमें द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय केमिकल बॉन्ड्स. ओके, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, द फोर्सेस operating here, okay, operating are weak van der Waals forces. यहाँ फोर्सेस ऑपरेटिंग होता है, बल कार्यरत करता है, मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को एक साथ बांध कर रखता है, वो होता है, इसका नाम है van der Waals फोर्स, और वो बहुत वीक होता है. इधर द फोर्सेस ऑपरेटिंग आर केमिकल bonds. Okay.
क्योंकि ये फिजिक्स ऑप्शन फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए इसमें कोई कंपाउंड नहीं बनता है। ओके, देयर इज नो कंपाउंड फॉर्मेशन, तो कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, नो कंपाउंड फॉर्मेशन। यहाँ पर सरफेस कंपाउंड्स बनते हैं, सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म। ओके, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर फॉर्म। क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस है इसलिए क्या होगा, ये रिवर्सिबल होगा, इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। और ये होगा इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच बॉन्ड बन जाने के बाद उसी साइट पर फिर से एडजॉर्प्शन नहीं हो सकता है। ओके, सो इट इज केमिकल बॉन्ड बनने के कारण एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अलग नहीं होते। ओके, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। ओके, चौथा लिख सकते हैं इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक। इसका मतलब है all gases are absorbed on all solids up to some extent, कुछ ना कुछ हद तक सभी गैसें सभी सॉलिड पर एब्जॉर्ब होती है। ओके, इधर होगा इट इज स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक का मीनिंग है कि इट कैन टेक प्लेस इफ एंड ओनली इफ there is a possibility of bond formation between the adsorbate and adsorbent। ओके, अगला लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस है इसलिए इसमें कई लेयर्स बनेंगे, तो इसको लिख सकते हैं इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। इधर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है, यहाँ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, इट फॉर्म्स यूनी मतलब वन, मॉलिक्यूलर लेयर। ओके, तो 3 पूछा गया है, आपको जो याद आए आप इसमें से लिख सकते हैं। ओके, इट इज रिवर्सिबल, the forces operating are weak van der Waals forces, udhar the forces operating are chemical bonds। second, there is no compound formation, surface compounds are formed, it is reversible, it is irreversible, it is not specific, it is specific, it forms multimolecular layer, it forms unimolecular layer। okay, all right, side it does not require एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, इधर लिख देना इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, it requires activation energy। ओके, और भी है, जैसे द हीट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आर लो, इसका लो होता है, उसका हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन अधिक होता है, हाई होता है। ऐसा लिखने के बाद इसको इधर से लाइन खींच के क्लोज कर देना। ओके, ठीक है, अब जाएंगे हम लोग अगला सवाल। ओके, पॉज करके नोट कर लेना अगर नहीं कर पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द आइफाइट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स।
ओके, हर सेट में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। ओके, तो आईपैड में लिखना है। फर्स्ट है CONH3 6 times Cl3। सेकेंड है CrCl2 H2O 6 times, और 6 times नहीं 4 times प्लस थर्ड है K4Cl6। ओके, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको लिगैंड्स का नाम जानना होगा। NH3 को बोलते हैं अमीन, Cl क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरिडो, H2O को बोलते हैं aqua, Cl को बोलते हैं सायनो, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, ओके, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो N, ONO को बोलते हैं नाइट्राइटो O, वगैरह वगैरह। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसका नाम एक शब्द में लिखते हैं रनिंग स्क्रिप्ट में, और इसका नाम लिखते समय पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, तब मेटल का नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेना। अगर डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेना है ना। जैसे यहाँ होता है x + 6 × 0 - 3 × -1 = 0, तो हो जाता है x - 3 = 0, तो x = 3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ओके, तो इसका नाम होगा आईपैड नेम हेक्साअमीन, ये डबल एम लिखना है, हेक्साअमीन, क्योंकि ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि काउंटर आयन राइट साइड में है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल में लिखना है कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, ये एक कॉम्प्लेक्स है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगैंड्स हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, लिगैंड का नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं, और यहाँ पर ये आयन दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो ये हो जाएगा 4 को बोलते हैं टेट्रा, वाटर को बोलते हैं एक्वा, टेट्रा एक्वा, तो एक्वा क्लोरिडो, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, डाई क्लोरिडो, ये भी कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मेटल आयन का नाम का कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होगा, क्रोमियम को क्रोमियम ही बोलेंगे, क्रोमियम 3। अब यहाँ पर ओवरऑल चार्ज दिया हुआ है, इधर लिख लेना है आयन। ओके, अब ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि काउंटर आयन लेफ्ट साइड में है, तो यह ओके, तो पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखते हैं, इसके बाद नेगेटिव पार्ट। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है, इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम। ओके, काउंटर आयन का नाम लिख लिया। अभी तो 6 बार साइनाइड, तो इसको बोलेंगे हेक्सा सायनो। अब चूंकि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मेटल आयन का नाम का अंत H से होगा, रेट। ओके, और यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, फेरेट 2। ठीक है, तो ऐसे 3 सवाल नाम लिखने के लिए दिया जा सकता है। एक्चुअली इस चैप्टर से या तो नाम लिखने के लिए, या पिछले जब भी एग्जाम हुआ तो नाम दिया हुआ था, फॉर्मूला लिखने के लिए कहा गया था। आपका कोई सेट में दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखिए। ओके, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमको प्रेडिक्ट करना है। इसका पहला है C6H5CHO H2 ओके H2N CONH NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तब क्या बनेगा? ये B है C6H5NH2 प्लस Br2 और C है इथालिक एसिड इसको थायोनाइड क्लोराइड के साथ हीट करेंगे, तब क्या बनेगा? ओके, तो इसका जवाब देने से पहले आपको जानना होगा अल्डिहाइड और कीटोन का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया NH3, तो इसका अमोनिया डेरिवेटिव हो जाएगा NH2G। ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह में कोई ग्रुप होगा। इसमें 4 चीज आपको जानना होगा। पहला, अगर G बराबर होगा OH तो इस डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा NH2OH और इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर G बराबर होगा NH2 तो उस डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा NH2NH2, तो इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। ओके, अगर G के स्थान पर होगा NHC6H5 तो फॉर्मूला होगा NH2NH C6H5 और नाम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। अगर G के स्थान पर होगा NHCONH2 तो फॉर्मूला होगा NH2NH CONH2 और इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, तो ये जानना हो तो आपको यहाँ पर पूछा गया है सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन। ओके, अब इसका रिएक्शन कैसे होता है इनके साथ? तो ओके, ये हो गया आपका अल्डिहाइड या कीटोन। तो इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या करना है? H2 NH2 वाला H2 इसको हाइड्रोजन के साथ लगाना है और बाकी जो बचता है उसको C+O में जोड़ देना है। तो ये होगा ऐसे, और डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड ही रहने देना है। यहाँ से H2 को हटाए तो यहाँ बचा NG। ओके, तो G के जगह में यही सब होगा NH2 NH2 NH2। ओके, ठीक है, तो यहाँ बचेगा NOH, तो G के जगह में उधर पर हो जाएगा OH। ओके, ये सब होगा OH NH2 NHC6H5 NHCONH2। ओके, ठीक है, और जब रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं ऑक्साइन। असीटाल्डिहाइड से बनेगा असीटाल्डोक्साइन, बेंजाल्डिहाइड से बेंजाल्डोक्साइन, असीटोन से असीटोक्साइन। हाइड्रोजीन के साथ के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, असीटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, बेंजाल्डिहाइड हाइड्राजोन,
असीटोन हाइड्राजोन। ओके, और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जो रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन, है ना। असीटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, बेंजाल्डिहाइड हाइड्राजोन, असीटोन हाइड्राजोन। ओके, और यहाँ सेमी कार्बाजाइड के साथ जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ओके, सेमी कार्बाजोन। ये बैकग्राउंड रहेगा आपके पास तो आप इस सवाल का जवाब आराम से दे सकेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आप बनाते हैं बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पर इधर भी NH2 है, इधर भी NH2। अब किसको हटाएंगे? तो हटाना किसको है? इधर वाला CONH2 अमाइड ग्रुप वाला से H2 को नहीं हटाना है, NH इधर वाला ग्रुप से H2 को हटाना है। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5, CO तो हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन हटेगा तो बचेगा N, इधर NH, CO, NH2 प्लस H2O। तो इसको बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। ओके, अब अगला है अनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन। ओके, यहाँ H2O लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, H2O ब्रोमीन वाटर। तो चूंकि ये जो NH2 है, अमीन जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए जितने भी ऑर्थो और पारा पोजीशंस हैं उसमें ब्रोमीन चला जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। तो यहाँ एक ब्रोमीन, पारा पोजीशन में एक ब्रोमीन, ये भी ऑर्थो पोजीशन है E। तो 3 हाइड्रोजन हटा तो इधर बन जाएगा 3HBr, मतलब E होगा 3 मॉलिक्यूल्स। तो E हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो अनिलीन, ट्राई ब्रोमो अनिलीन। ओके, अब तीसरा सवाल का जवाब देने के लिए आपको जानना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन होता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो बनता है एसिड क्लोराइड प्लस SO2, ओके, प्लस HCl। ओके, तो यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। ये क्या करना है, OH के जगह में लिख देना है Cl। तो ये है थालिक एसिड, थालिक एसिड। ओके, ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा COCl और इधर भी COCl। तो इसको बोलेंगे थालोइल क्लोराइड, थालोइल क्लोराइड प्लस SO2, दोनों क्लोरीन तो उधर चला गया, यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल भी हटेगा प्लस H2O, यहाँ HCl नहीं बनेगा, यहाँ H2O बनेगा। ओके, तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, अगर यहाँ पर सिंपल हीट का साइन रहता है, ठीक है, टू बी नोटेड, अगर यहाँ पर इथालिक एसिड
पे केवल हीट साइन रहता है तो क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और थालिक अनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, थालिक अनहाइड्राइड प्लस H2O। ठीक है, एसिड क्लोराइड नहीं बनेगा। अगर थायोनाइल क्लोराइड नहीं होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है थायोनाइल क्लोराइड, इसलिए ठीक है। तो देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, SOCl2 दिया हुआ है कि कुछ दिया हुआ नहीं है, केवल सिंपली हीट का साइन है। हीट सिंपली हीट का साइन रहेगा तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल हटा देना तो बनेगा थालिक अनहाइड्राइड। SOCl2 दिया है तो OH को हटा देना और उसके जगह में क्लोरीन लिख देना, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा थालोइड क्लोराइड। ओके, थोड़ा नहीं दिख रहा है ये, इसको ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, ये वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर इधर में है COCl, इधर भी COCl प्लस SO2 प्लस H2O, इसका नाम है थालोइल क्लोराइड। ठीक है, ओके ठीक। अब अगला सवाल है, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड, इलुस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, तो दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस एंड बेस्ड ऑन टेस्ट। तो दोनों का ही हम लिख देंगे। ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12। तो पहला हमारा बेसिस होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, मीन्स रिएक्शन विथ वाटर। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइक्राइड्स, ओलिगोसाइक्राइड्स एंड पॉलीसाइक्राइड्स। मोनोसाइक्राइड्स ओके, मोनोसाइक्राइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको हाइड्रोलाइज करने से इससे और सिंपल यूनिट नहीं बनता है। ओके, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होता है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज की, H2OH, HOH, OH, H, HOH, HOH, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 1 2 3 4 5 OH ग्रुप है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ना, ये है ग्लूकोज, ये एक्चुअली डी ग्लूकोज है। यहाँ OH राइट साइड में, डी ग्लूकोज, या इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। तो एक अनेक OH ग्रुप होते हैं वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ओके ठीक है, मोनोसाइक्राइड, और इसको बोल सकते हैं, अल्डिहाइड है इसलिए अल्डो हेक्सोस, 6 कार्बन है इसलिए अल्डो हेक्सोस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अल्डो हेक्सोस।
तो लिख देना ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। इसी का मिरर इमेज हो जाएगा एल ग्लूकोज। ओके ठीक, चलिए मोनोसाइक्राइड्स, तो इसको लिख सकते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स which are not hydrolyzed to simpler units of carbohydrate. Okay, simpler units are called monosaccharides. Okay, example ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ओके, तो एक आध दो एग्जाम्पल लिखते हैं। C6H5, ओके, C6H12O6 इनका फॉर्मूला, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ओके, दूसरा है ओलिगोसैकराइड्स। Oligosaccharides. Okay, oligosaccharides. These give 2 to 9 units, 9 or 10 units. Okay, 2 to 9 units of monosaccharides. Upon hydrolysis. ओके, और इनका ओके हाइड्रोलिसिस 2 से 9 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड्स बनते हैं। दीज आर फर्दर subdivided into ओके डाइसैकराइड्स, इसमें 1 2 लिखते हैं। डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स, ये सब भी है। तो डाइसैकराइड, डाई मतलब 2 होता है। दीज गिव 2 units of monosaccharides upon hydrolysis. ओके, एग्जाम्पल है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज सबका एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज होता है, माल्टोस होता है, फिर लैक्टोस होता है। ओके, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज बनता है। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। उतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल लिख देना। ओके, दूसरा है ट्राइसैकराइड। क्योंकि 3 ही नंबर का पूछा गया है, इसमें बहुत लिखना पड़ेगा, इसलिए कुछ कुछ को छोड़ेंगे। ट्राइसैकराइड, ट्राई मतलब 3, यहाँ लिख देना। These give 3 units of monosaccharides upon hydrolysis. ओके, एग्जाम्पल है रफिनोस। इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है रफिनोस। अगर चाहे तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C18H32O16।
ओके, तो ओलिगोसैकेराइड में ट्राइसैकेराइड तक लिखना। ओके, तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मतलब मेनी, मेनी, तो ये वैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसको हाइड्रोलाइज करने से लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। तो यहाँ लिख देना these give a large number of monosaccharides upon hydrolysis. For example, starch, okay? Starch, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5 n टाइम्स। ओके, स्टार्च होता है, सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस इधर एक्सेट्रा सब लिख देना। ओके, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस these are mainly 3 types of carbohydrates: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार। ये 2 प्रकार का होता है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। ये वैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste are called sugars। एग्जाम्पल सुक्रोज, जो कतारी में होता है सुक्रोज, फिर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ये भी मीठे होते हैं। ओके, फ्रक्टोज। फिर ये शुगर भी 2 प्रकार का होता है। ओके, these are of the following 2 types। एक को बोलते हैं reducing sugars, दूसरा होता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स। तो चूंकि इनमें अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं इसलिए ये टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। क्या लिख देना, these reduce टोलेंस reagent and Fehling's solutions। सॉल्यूशन, तो इनमें फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। तो एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और फेलिक सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। ओके, दूसरा है नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स। ओके, ये इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। तो यहाँ लिख देना these are not sweet in taste। क्या लिख सकते हो, the carbohydrates which are not sweet in taste are called non-reducing sugars। ओके, एग्जाम्पल है सेल्यूलोस। इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट है। ठीक है, ठीक।
चलिए नोट कीजिए, या तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना। ओके, ठीक है। अब जाते हैं, अगला सवाल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज नेचुरल रबर? राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इट्स मोनोमर। छोटा सा सवाल है और 3 नंबर में यहाँ पूछा गया, इसलिए हमको कुछ एक्स्ट्रा लिखना होगा। ओके, नेचुरल रबर, ओके, नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर इज केमिकली polyisoprene, है ना, polyisoprene, ठीक है, it is the polymer of isoprene. Okay, it is a natural polymer, natural polymer, it is a natural polymer. It is obtained from the latex of rubber tree, milk of rubber tree, क्योंकि लिक्विड के रूप में होता है, उसको कोआगुलेट करते हैं। ओके, इट इज कोआगुलेटेड, ओके, द लेटेक्स इज कोआगुलेटेड। ओके, ओके, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, या तो यहाँ लिख देना इट इज कोआगुलेटेड by adding acetic acid and formic acid, ओके। तो उसके बाद ये जो रबर होता है, नेचुरल रबर, इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, पहले इसका वल्कनाइजेशन करते हैं ना, मोल्टन सल्फर के साथ मोल्टन रबर को मिक्स किया जाता है, तब देयर इज ए क्रॉस लिंकिंग बिटवीन polyisoprene units, polyisoprene chains and sulfur। ओके, तो उसको भी यहाँ एक लाइन में लिख देना, इट्स स्ट्रेंथ, इसका जो मजबूती या लाइफ, इट्स स्ट्रेंथ एंड elasticity is increased by a process called vulcanization। ओके, इसके वल्कनाइज करने के बाद ही इसका उपयोग टायर और ट्यूब बनाने में होता है। इसका यूज भी लिख देना, 3 नंबर का है भाई, थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग या मैन्युफैक्चर ऑफ, लिख सकते हो, सिंपल लिखा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टायर्स एंड ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स। ओके, अब ये तो हो गया सवाल के पहले भाग का जवाब। सवाल का दूसरा भाग है कि इसका मोनोमर का नाम और स्ट्रक्चर क्या है। ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। चाहो तो इसका आइपैक नेम भी लिख सकते हो। आइसोप्रीन होता है 2-methyl 1,3-butadiene,
डाइईन। ओके, फिर इसका स्ट्रक्चर लिख देना है। स्ट्रक्चर होगा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। ओके, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इतना से आपको आराम से 3 नंबर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। हम अगला सवाल है इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटीबायोटिक्स एंड एंटासिड्स। एंटीबायोटिक्स सब जानते हैं। जब आपको टाइफाइड हो जाता है तो भी आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। वायरल फीवर होता है तब भी आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक में एक फेमस नाम है पेनिसिलिन। टाइफाइड होता है तो दिया जाता है ऑफ्लोक्सासिन या क्लोरामफेनिकोल। ओके, तो ये वैसी दवाइयाँ होती हैं जो फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो इसको लिख सकते हैं द मेडिसिन्स, द ड्रग्स या मेडिसिन्स या द केमिकल सब्सटेंसेस, द मेडिसिन्स which fight against infections are called antibiotics। ये या तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं। इसलिए 2 प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसाइडल। ओके, तो यहाँ लिख देना है दीज आइदर इनहिबिट या स्टॉप द रिप्रोडक्शन, या तो लिख देना ग्रोथ। ओके, जरूर नहीं है बड़ा सा लिख, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किल देम, या तो इसे मार देते हैं या उसका ग्रोथ को रोक देते हैं। ओके, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ओके, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, एटसेट्रा। ये वाला याद करने में सुविधा है। ओके, दूसरा नंबर दिया है एंटासिड्स। तो एंटासिड्स वैसी दवाइयाँ होती हैं जो अति अम्लता के लिए ली जाती है। तो इसको लिख सकते हैं द मेडिसिन्स और केमिकल सब्सटेंस। मेडिसिन्स की जगह में केमिकल सब्सटेंसेस या ड्रग्स भी लिख सकते हो। द मेडिसिन्स which neutralize the acidity of stomach and
raise the pH to some appropriate level. Some appropriate level are called antacids. या तो इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, द मेडिसिन्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक, वैसा भी लिख सकते हो. ओके, दे रेज द पीएच टू सम अप्रोप्रिएट लेवल. एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, उसका पीएच बढ़ जाएगा तो एसिडिटी कम हो जाएगा. ओके, एग्जाम्पल मार्केट में बहुत सारा है, जैसे एक है जिंटैक. जिंटैक है, अगर नहीं जान रहे तो लिख देना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. फिर आपके पास है इनो. ओके, एसिलॉक, डाइजीन एक्सेट्रा. ओके, ठीक है. तो इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिया एक क्वेश्चन वाला और 3 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन. ओके, तो आपको इनमें से कोई 5 को बनाना है, तो कोशिश कीजिए जहाँ अधिक नहीं लिखना पड़ेगा वो वाला को सिलेक्ट करने के लिए. ओके, ठीक है. अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी के सवाल. सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 है. Show that for a first order kinetics, the time required for 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction. Okay, so for a first order reaction, this time t is equal to 2.303 by k into logarithm of a by a minus x. तो t 99% बराबर होगा 2.303 by k into logarithm of a लेना है 100 और x जितना परसेंट बोल रहा है उसको ले लेना. ये होगा 100 माइनस 99, तो e हो जाएगा 2.303 by k into logarithm of 100. This is equal to 2.303 into logarithm of 10 to the power 2. This is equal to 2, okay, by k here. Okay, this is equal to 2.303 by k into 2 into logarithm of 10, or t 99%, this is equal to 2.303 into 2 by k. ओके, इक्वेशन 1, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ 10 इक्वल टू होता है 1. ओके, लॉगरिथम ऑफ 10 इक्वल टू 1. ठीक ऐसा ही आप निकाल लेंगे t 90%, ये होगा 2.303 by k into logarithm of 100 by 100 minus 90. ये होगा 2.303 by k into logarithm of 100 by 10. 10 cancel. This is equal to 2.303 by k into logarithm of 10, or t 90% equal to 2.303 by k, because logarithm of 10 is equal to 1. फिर इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन. अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 2 से. तो ये हो जाएगा t 99% बाय t 90% इक्वल टू 2.303 into 2 by k divided by 2.303 by k.
this is equal to 2.303 into 2 by k into k by 2.303, k कैंसल, 2.303 2.303 कैंसल, तो ये हो जाएगा t 99% बाय t 90% इक्वल टू 2, therefore t 99% इक्वल टू 2 इंटू t 90%, यही हमको दिखाना था, इधर लिख देना प्रूफ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Discuss the general characteristics of group 17 elements with reference to oxidation states, ionization enthalpy and third है electron gain enthalpy। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज नियरेस्ट इनर्ट गैस, then NS2NP5, NS2NP5 मतलब वैलेंस शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन का अपना अष्टक पूरा कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। और चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है NS2NP5, और इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है फ्रॉम -1 टू +7, ओके, -1 टू +7, और इनका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो इसे बता देना। ओके, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है the amount of energy required to remove the most loosely bound electron, okay, most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to convert it into cation। ओके, तो इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये वेरी हाई होता है, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज छोटा होता है, ठीक है, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, ओके, ड्यू टू देयर स्मॉल एटॉमिक साइज, है यहाँ लिख देना एटॉमिक साइज। इनका एटॉमिक साइज छोटा होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी देना पड़ेगा। Okay, so they had very high ionization enthalpy due to their small atomic size। अब जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, और इसीलिए क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है, व्हाई, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज अराइजिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। ओके, तीसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू एन आयन, ओके, एन आयन, ओके। So this is the amount of energy released when an isolated gaseous atom accepts or receives an extra electron and get converted into an ion। तो यहाँ पर हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसलिए क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होता है। ओके, these have very low electron gain enthalpy because these have only one electron less than
द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इस ग्रुप में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके, ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। स्ट्रक्चर बनाना है, HCF2 का बनाना है, फिर बनाना है HClO4 का बनाना है, फिर तीसरा बनाना है BrF5 और चौथा में बनाना है H2SO4 का, और पांचवा नंबर में है XeOL2। ओके, XeOL2। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, XeF2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल आइटम है यहाँ Xe, इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फिर इधर F, इधर F। ओके, ये हो गया XeF2 का स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर है लीनियर, अगर चाहो तो लिखो, नहीं तो केवल स्ट्रक्चर केवल ड्रॉ कर देना। ओके, HClO4 सेंट्रल आइटम क्लोरीन, 4 ऑक्सीजन पर क्लोरिक एसिड, इस प्रकार से OH, HClO4। BrF6 इसका होगा, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सेंटर में Br होगा। ओके, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और इस पोजीशन में एक फ्लोरीन होगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। H2SO4 S होगा। ओके, सल्फर का बॉन्ड 6 होना चाहिए, तो इसमें 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे लिख देना। ओके, OH। ठीक, इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है। अब XeOF2 सेंटर में Xe होगा, डबल बॉन्ड O होगा, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और इधर एक फ्लोरीन और इधर एक फ्लोरीन। अगर टी शेप, तो ये स्ट्रक्चर वाला को अगर रहेगा तो जरूर बनाना, क्योंकि इसका पूरा नंबर मिलेगा, अधिक लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला सवाल है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। से पहला है रोजेनमैन्स रिडक्शन। रोजेनमैन्स रिडक्शन ना, रोजेनमैन्स रिएक्शन जो है ये एसिड क्लोराइड का है ना सेलेक्टिव रिडक्शन इनटू अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड बनाने का मेथड है एसिड क्लोराइड से। तो एसिड क्लोराइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं in the presence of palladium deposited over barium sulfate, then
अल्डिहाइड इज फॉर्म। और ये कैटालिटिक मिक्सचर जो होता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर होता है, उसको पॉइजन किया जाता है बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विनोलिन और सल्फर। ओके, when acid chloride is reacted with H2 in the presence of palladium deposited on barium sulfate, then an aldehyde is formed. The catalytic mixture is poisoned by adding small amount of quinoline or sulfur. This reaction is known as Rosenmann's reduction. Okay, that is RCOCl H2 EDBaSO4. Okay, क्विनोलिन या सल्फर, तब इसका रिडक्शन होता है अल्डिहाइड प्लस HCl। ओके, क्विनोलिन या सल्फर इसीलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इसका और ताकि इसका और आगे रिडक्शन ना हो। ठीक है, आगे रिडक्शन होगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा, तो इसका रिडक्शन सिर्फ अल्डिहाइड तक ही हो, इसीलिए उसमें थोड़ी मात्रा में क्विनोलिन या सल्फर मिला जाता है। तो ऐसा लिख लेना, उसके बाद एक या दो एग्जाम्पल लिख देना। ओके, कोई भी एसिड क्लोराइड जैसे CH3COCl H2 EDBaSO4 क्विनोलिन। ठीक है, तो Cl की जगह में H लगा देंगे, CH3COH प्लस HCl। ठीक है, इसका कॉमन नेम है असेटाइल क्लोराइड, टाइप नेम है इथेनॉइल क्लोराइड, इससे बन जाएगा इथेनॉल या असीटाल्डिहाइड। ओके, तो जनरल रिएक्शन दे करके कम से कम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ बेंजोइक एसिड का क्लोराइड C6H5COCl लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ बनेगा बेंजाल्डिहाइड। ओके, अब आते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन, 11वां क्लास का है। When benzene is reacted with an acid chloride in the presence of anhydrous AlCl3, then an aromatic ketone is formed, and this reaction is called Friedel-Crafts acylation. Okay, that is, इसको ऐसे लिख सकते हैं जनरल रिएक्शन, बेंजीन प्लस RCOCl, यहाँ लेना है हाइड्रोजन का एरिया अनहाइड्रस AlCl3, तो बन जाएगा ना यहाँ पर COR प्लस HCl। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एसिड क्लोराइड। ओके, जैसे अगर हम लेते हैं असेटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड, तो बन जाएगा यहाँ पर COCH3 प्लस HCl, इसका नाम है असीटोफिनॉल। ओके, तीसरा सवाल है aldol कंडेंसेशन। ओके, aldol कंडेंसेशन, सी नंबर है aldol कंडेंसेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये वैसे अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में कंडेंस करते हैं, और सबसे पहले बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, और उसको गर्म करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है और बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। इसी को बोलते हैं aldol कंडेंसेशन। इसी को यहाँ लिखा, 2 molecules of aldehydes or ketones having at least one alpha hydrogen, okay, one alpha hydrogen
condense in the presence of dilute NaOH to form beta hydroxyaldehyde or ketone, which uses a molecule of water upon heating to form alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. इधर ऐड कर देना. This reaction is known as aldol condensation. Okay. तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. एक aldehyde का लिखेंगे, एक ketone का. तो two molecules in the presence of dilute NaOH. तो जहाँ C डबल बॉन्ड O होता है उसके बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन. तो इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करना है? CH3 को नीचे लाना, इधर फिर ऊपर में O को OH में बदलना, फिर अगला मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को हटाकर बाकी जो बचता है उसको जोड़ देना है. तो ये होगा CH2COH. ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा. ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिराल्डिहाइड. ओके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. अब इसको हीट किया जाता है तो जल का एक मॉलिक्यूल त्याग करेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H हटेगा, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड. ओके, ऐसा ही अगर आप लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ असीटोन, ओके, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ से X3 लिखना है, COH में बदल जाएगा, इसको नीचे लिख देना है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 बचेगा, CH2 CO CH3. फिर इसको हीट कर देंगे तो जल का एक मॉलिक्यूल हटेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो प्रोडक्ट होगा CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3. ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. ओके, ये होता है aldol कंडेंसेशन. ओके, इस सेट का लास्ट सवाल, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग. एक्चुअली इसी सवाल से पता चलता है कि आप कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं. ओके, बेंजीन टू अनिलीन. ओके, बहुत ही सिंपल है, क्या ये 2 स्टेप में होगा. सबसे पहले बेंजीन को आप कन्वर्ट कीजिए नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन में. तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4. तो यहाँ बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन. फिर इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है SNHCl से, तब बन जाएगा अनिलीन. दूसरा है क्लोरोइथेन टू प्रोपेन 1 अमीन. क्लोरोइथेन, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले साइनाइड में बदलेंगे. तो साइनाइड में बदलने के लिए अल्कोहलिक KCl के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा इथाइल साइनाइड. फिर इसको रिड्यूस करेंगे, H2Ni यूज कर सकते हैं, NaBH4 यूज कर सकते हैं, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, NaC2H5OH वो भी यूज कर सकते हैं. कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ ले लेना. ओके, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देना, CH3 CH2 CH2 NH2, तो बन गया प्रोपेन 1 अमीन. नाइट्रोबेंजीन टू अनिलीन, तो वहीं पर है, इतना सहज सा दिया है. नाइट्रोबेंजीन, इसको रिड्यूस कर देना है SNHCl से.
ओके, तो कन्वर्शन वाले सवाल में केवल मेन प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो इसको रिड्यूस कर देंगे तो अनिलीन बन जाएगा, साथ ही साथ उधर H2O बनता, लिखना जरूरी नहीं है। बेंजोइक एसिड टू अनिलीन, ये भी आसान सा है। बेंजोइक एसिड, तो इसको क्या करना है, NH3 के साथ हीट करना है तो बेंजामाइड बनेगा, ओके, CONH2। फिर इसका फॉकमाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, Br2 KOH हीट करना है तो CO हट जाएगा, ओके, CO हट जाएगा, बचेगा NH2। ओके, लास्ट क्वेश्चन है अनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये थोड़ा सा लंबा है। ओके, अनिलीन को सबसे पहले क्या करो, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में बदलो। तो इसके लिए आपको लेना होगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, तो इससे नाइट्रस एसिड बनेगा। टेम्परेचर यहाँ लेना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तब बनेगा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ओके, N2 प्लस Cl माइनस। फिर इसको अगर आप KCl के साथ रिएक्शन करेंगे कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, ओके, तो E बन जाएगा साइनोबेंजीन। फिर इसको रिड्यूस करना है H2Ni लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, तो बन जाएगा बेंजाइल अमीन, ओके, बेंजाइल अमीन। कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन, बेंजाइल अमीन आ गया। ओके, प्राइमरी अमीन को, अलिफेटिक प्राइमरी अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, तो जो NH2 ग्रुप है वो OH में बदल जाता है, तो हम पहुंच जाएंगे टारगेट तक, ओके, बेंजाइल अल्कोहल, अनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो ये तो एक मेथड है। दूसरा हो सकता है इसको बेंजीन में बदलेंगे, बेंजीन को टोल्यूइन में, टोल्यूइन को बेंजाइल ब्रोमाइड में, ओके। तो इसको मैं बोल रहा था कि आप इसका आंसर ऐसा भी बना सकते हैं, अनिलीन टू, ओके, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। फिर इसको क्या करना है, बेंजीन में बदलना है। बेंजीन में बदलने के लिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ओके, और H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये बन जाएगा बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, ओके, तो मेन प्रोडक्ट कर लिखेंगे। अब इसका फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, तो बन जाएगा टोल्यूइन, फिर टोल्यूइन। फिर इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Br2H, ओके। अगर सनलाइट नहीं लेंगे तो है ना, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन विस्थापित होगा, यहाँ हमको यहाँ से विस्थापित कराना है, ओके। तो ये अल्काइल साइड चेन से एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, ओके, एक ब्रोमीन चला जाएगा, ब्रोमीन के द्वारा विस्थापित होगा, तो बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड। इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम टारगेट तक पहुंच जाएंगे, H2OH, ओके। तो कन्वर्शन वाला सवाल का एक ही जवाब नहीं होता है,
ये डिपेंड करता है कि आपका खोपड़ी में कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, इसी के साथ सेट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे हेल्प मिला तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबों को बेस्ट ऑफ लक, बाय।